अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर है एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी स्ट्रोक के पेशेंट में जब अकर होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसकी वजह क्या है और स्पास्टिसिटी होती क्या है, हम सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्ट्रोक के मसल्स में हमें स्पास्टिसिटी मिलती है, टाइटनेस मिलती है, उसमें सख्तपन मिल जाता है जब आम जो होता है, जब पेशेंट ऐसे अपनी तरफ खींचता है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने ब्रोनस्ट्रोम हेमीप्लीजिया स्टेजेस ऑफ रिकवरी में उसकी सेकंड और थर्ड स्टेज में मैंने आपको बताया था कि उसमें हम जब पेशेंट थोड़ी सी मूवमेंट आती है तो उसमें एक पैटर्न होता है, वो डेवलप होता है और उसके अलावा एक स्टिफनेस होती है और रेजिस्टेंस टू मूवमेंट फील हो रही है जिसे हम कहते हैं स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिसिटी होती क्या है? कंडीशन इन विच मसल स्टीफन आर टाइटन प्रिवेंटिंग नॉर्मल मूवमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? स्पास्टिसिटी। ये आती क्यों है, इसकी वजह क्या है? स्पास्टिसिटी बेसिकली इस वजह से आती है कि हमारे कोई डैमेज हो जाता है पैरामिडल ट्रैक में, स्पेसिफिकली एक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, उसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई कट हो जाता है तो हमें हमारे पास स्पास्टिसिटी आती है। स्पास्टिसिटी के आगे फर्दर पैटर्न होता है, फ्लेक्सर साइनर्जी होती है, एक्सटेंसर साइनर्जी होती है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्पास्टिसिटी बेसिकली उन ट्रैक्स का, उन पाथवेज की डैमेज की वजह से होती है। तो स्पास्टिसिटी में बेसिकली हमारे पास तीन चीजें जो उनसे होते हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। नंबर वन आते हैं, जो पोस्चर होता है वो हमारे पास एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल जो हमारा अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब जो होता है डिफॉर्म्ड पोस्चर होता है। मतलब ये अगर ये मुझे लेफ्ट साइड का हेमीप्लीजिया, अगर मुझे लेफ्ट साइड का हेमीप्लीजिया हुआ है तो मेरा जो अपर लिम्ब है वो बेसिकली डिफॉर्म्ड हो जाएगा ड्यू टू स्पास्टिसिटी। वो बेसिकली या फिर इस पैटर्न में आएगा, ठीक है, या फिर इस पैटर्न में आएगा, तो ये डिफॉर्म उसकी शेप हो जाएगी। नंबर दो पर आती है हमारे पास जो ज्वाइंट स्टिफनेस होती है। ज्वाइंट स्टिफनेस जब स्पास्टिसिटी आती है तो उन पेशेंट में ज्वाइंट स्टिफनेस अपीयर होना शुरू हो जाती है। मतलब ये कि अगर कोई पेशेंट अपने हाथ में ऐसे करेगा ना, यानी कि अगर तो सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स की फ्लेक्शन भी कर रहा है तो वो उसकी ऐसे पूरा का पूरा लिम्ब ऐसे टाइटन होगा। तो दूसरा और तीसरा जो सा होता है वो हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट आती है ड्यू टू स्पास्टिसिटी। इनवॉलंटरी मूवमेंट क्या होते हैं? इनवॉलंटरी मूवमेंट बेसिकली जैसा कि आपने कोई जमाई ली है या फिर ऐसे कुछ छींक आई है तो पूरा पूरा जो लिम्ब है उसके अंदर ऐसे ये तो कॉन्ट्रैक्शन फील होगी या ऐसे होगी, तो ये स्पास्टिसिटी। ये बेसिकली जो है ये स्पास्टिसिटी हेमीप्लीजिया सेकंड स्टेज ऑफ रिकवरी जो ब्रूनस्ट्रोम मैंने आपको पहली वीडियोस में बताई थी उसमें अपीयर होना शुरू हो जाती है। अब स्पास्टिसिटी बाज लोग कहते हैं अच्छी है, बाज लोग कहते हैं बुरी है। तो स्पास्टिसिटी बेसिकली अच्छी है। वो क्यों होती है? बेसिकली ये ब्रेन की आपके आर्म के साथ या मसल्स के साथ कनेक्शन को शो कर रही होती है। अगर स्पास्टिसिटी नहीं आएगी तो जो हेमीप्लीजिया का पेशेंट है वो आगे रिकवर नहीं होगा, आगे उसमें रिकवरी उस लिहाज से नहीं होगी क्योंकि आगे उसने स्टेज पे कर ही आगे जाना होता है। स्पास्टिसिटी एक पैटर्न के थ्रू आती है। पैटर्न या तो फ्लेक्शन साइनर्जी होगी या एक्सटेंसर साइनर्जी होगी। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसने आगे एक्सरसाइजेज रिकमेंड करनी होती है। मतलब ये अगर किसी का हाथ, मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि अगर किसी के हाथ ऐसे कर्ल है, उसके जो फिंगर्स है उसके अंदर स्पास्टिसिटी है, ठीक है, और वो फिजियोथेरेपी या पेशेंट जो सा है वो उसको लेकर उसको कॉन्ट्रैक्शन किए जा रहा वो बेसिकली क्या होगा? वो बेसिकली जो उसके फ्लेक्सर टोन है उसको बढ़ा रहा होता है, उसको इंक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी फ्लेक्सर टोन बढ़ने की स्पास्टिसिटी बढ़ती है। जिसकी जब थर्ड स्टेज में जो स्पास्टिसिटी मैक्सिमम होती है, थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज के अंदर जाते हुए मुश्किलात का सामना आता है पेशेंट को, क्योंकि स्पास्टिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। तो स्पास्टिसिटी वर्सन विद डिसयूज। स्पास्टिसिटी डिसयूज से बढ़ती है, स्पास्टिसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, खराब होती है डिसयूज से। यानी कि जो स्पास्टिसिटी है अगर फिंगर फ्लेक्शंस में है तो आप कोई भी ऐसी मूवमेंट ना कराएं जिससे उसकी स्पास्टिसिटी बढ़े या फिर उसकी जो स्पास्टिसिटी है वो क्या हो जाए? वर्सन हो जाए। और दूसरा, अगर आपने करवाना उसके लिए पेशेंट के लिए कुछ बेहतर करना है तो उस साइनर्जी से बाहर की तरफ मूवमेंट करवाएं ताकि पेशेंट फर्दर इंप्रूव हो सके।
अब नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे पास है वो ट्रीटमेंट। स्पास्टिसिटी का ट्रीटमेंट कौन कौन सा है? स्पास्टिसिटी का ट्रीटमेंट बेसिकली है हमारे पास, अगर हम मेडिसिन वगैरह में देखें तो उसमें एक बैक्लूफेन वगैरह मिलती है जो बैकलिन वगैरह के नाम से आजकल मार्केट में आ रही है। तो वो क्या करती है, स्पास्टिसिटी डिक्रीज करती है, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। वो बोटॉक्स इंजेक्शन होते हैं, कुछ पेशेंट्स कुछ वो लगा रहे होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे ना बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाए, लेकिन क्या है वो अगले दिन यानी कि कुछ स्पास्टिसिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन अगले दिन वैसे क्या होता है तो वो नहीं है। तो स्पास्टिसिटी का जो परमानेंट काज है वो है बेसिकली स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। आप स्ट्रेच करवाते रहे पेशेंट को। जब स्पास्टिसिटी डिक्रीज होगी तो आप पेशेंट को उस एनर्जी से बाहर मूवमेंट करवाएं। अगर उसके फोर आर्म पे प्रोनेशन है और आप सुपिनेशन उसके ले आते हैं तो पेशेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, यानी थर्ड से फोर्थ स्टेज में जाएगा और पेशेंट एनर्जी से बाहर मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो स्पास्टिसिटी डिक्रीजेज विद स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। जो बैक्लूफेन है, जो आपके पास बोटॉक्स इंजेक्शन है, वो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो स्ट्रोक के पेशेंट में अगर उसने बेहतर होना, उसे बेहतर फील करना है तो क्या करेगा, वो हमारे पास स्ट्रेचिंग करवाएगा फिजियोथेरेपिस्ट से एंड ऑल दैट। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना